हेलो एवरीवन। प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इस होमवर्क एग्जांपल में आपको होमवर्क क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ए एंड बी। उसका आंसर पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन वाज दिस कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद ये दो पार्ट में, दो फ्रैगमेंट में टूट जाता है। दोनों के मासेस बराबर है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दी गई थी। सेकेंड पार्टिकल के पास कितना वेलोसिटी आएगा तो उसको आप v2 एज्यूम कर सकते हो, और v2 हमारे लिए अननोन है, उसको पता करेंगे। अच्छा, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले आप पाओगे कि जो टोटल मास था वो m रहा होगा, और उसके पास टोटल वेलोसिटी u cos थीटा है, वो भी आपको बता दिया गया था कि ड्रॉ करके। फर्स्ट पार्ट का इस कैलकुलेशन से कोई खास कनेक्शन नहीं था। इसने बोला था कि सेंटर ऑफ मास फ्रैगमेंट होने के बाद ग्राउंड पर कहाँ जाएगा, तो इस पॉइंट तक तो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल के साथ चला होगा, फिर वो पार्टिकल दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ओरिजिनल पाथ पर ही फॉलो करेगा, जो उसका ओरिजिनल पाथ होता अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, और ये जो एक्सप्लोजन हुआ है दैट एक्सप्लोजन इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन फॉलोइंग द ओरिजिनल पाथ दैट इज वॉज सपोज टू फॉलो, so it will be landing at the location B, hence B option becomes the correct option. Okay, most of you gave the right answer. पार्ट बी के लिए इसने पूछा कि डिस्टेंस बताना है ए पॉइंट से, जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। किसका डिस्टेंस बताना है? सेकेंड फ्रैगमेंट का, उसका नाम भी दे दिया गया था। एंड जब वो लैंड करेगा ग्राउंड में, अब देखो क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास हमारे यहाँ पे लैंड किया है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच हैज लैंडेड। तो अपने को सेकेंड पार्टिकल का, या तो हम सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये पता कर लेते हैं कि ये हाइट क्या थी, एंड देन वी कैन फाइंड आउट हाउ मच डिस्टेंस इट इज गोइंग टू लैंड। और फिर उसका ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, ये r/2 रहा होगा डेफिनेटली, एंड ये डिस्टेंस अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को एड अप कर सकते हैं। सो वन वे ऑफ डूइंग इज दिस। अनदर वे वुड बी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके अकॉर्डिंग अगर हम v2 कैलकुलेट करना चाहें, v2 अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितना वेलोसिटी आएगी सेकंड पार्टिकल के पास। तो सिंस ये स्टोरी जो हो रही है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो रही है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो वर्टिकली डाउन साइड लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे, वो वर्टिकली डाउन साइड है। हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा होगा? 0। सो सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का 0 है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सिंस Fx इज 0 ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। कोलिजन का मतलब यहाँ पर एक्सप्लोजन है बेसिकली। सो आप लिखोगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियली कितना होगा? m मास किस वेलोसिटी से जा रहा है? u cos थीटा से प्लस x डायरेक्शन में। फाइनली कितना होगा? m/2, ये माइनस डायरेक्शन में इसलिए माइनस u cos थीटा आप लिख सकते हो, प्लस m/2। सेकेंड की वेलोसिटी v2 एज्यूम कर लिए, तो यहाँ से अपने को v2 पता चल जाएगी किस वेलोसिटी से सेकेंड पार्टिकल मूव करने वाला है। m को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, सो दिस विल बिकम ट्वाइस u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस u cos थीटा प्लस v2। सो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड फ्रैगमेंट इज गोइंग टू बी 3u cos थीटा। सो दैट्स ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेकेंड फ्रैगमेंट आएगा उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि हम लोगों ने वो एज्यूम किया था, और पॉजिटिव भी आया। और कितना आएगा? 3u cos थीटा आएगा। एंड देन नाउ यू कैन यूज कि ये 3u cos थीटा से जाएगा तो कितनी दूर लैंड करेगा जाए। उससे भी बेटर वे क्या हो सकता है? बेटर वे कुड बी दिस कि अपने को ये पता है कि u cos थीटा से वापस आया। अच्छा बताइए, जो पार्टिकल अगर इधर u cos थीटा से जाता है तो ये पाथ फॉलो करता है, तो अगर वो इधर u cos थीटा से चलेगा तो फिर क्या ये एग्जैक्टली इसी पाथ को फॉलो करेगा? अब बोलोगे यस, एग्जैक्टली इसी पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, इक्वेशंस होती है, मोशन होता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो सिंस उसकी वेलोसिटी वही है जो टॉप मोस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल की होती है, तो आप पाओगे कि सेकेंड पार्टिकल विल बी रीट्रेसिंग इटसेल्फ। सेकेंड पार्टिकल उसी पाथ को रीट्रेस करते हुए वहीं पर लैंड करेगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो m/2 ओवर द टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये यहाँ पर आएगा उसी टाइम पर सेंटर ऑफ मास भी ग्राउंड पे आएगा, क्योंकि उनको साइमल्टेनियसली आना होगा, और ऑल द 3 पार्टिकल्स हैज टू बी ऑन द सेम लाइन। इसीलिए इस पार्टिकल को भी जहाँ पर भी ये लैंड करेगा, मे बी लाइक हियर समवेयर, तो इस पार्टिकल को भी उसी टाइम पर ग्राउंड पर आना होगा। ओके, और इस तरह से आना होगा कि इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सेंटर पर हो जाए। सिंस दोनों फ्रैगमेंट के मासेस इक्वल है, तो आप पाओगे कि ये भी डिस्टेंस वही आएगी जो फर्स्ट पार्टिकल की है।
और फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस आप इजीली देख सकते हो वो रेंज के बराबर है, तो ये भी रेंज के बराबर हो जाएगी। सो दैट कि सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली मिड पे लाई करेगा बिकॉज द मासेस आर आइडेंटिकल। सो आप बता सकते हो कि ए पॉइंट से, यानी ओरिजिनल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट से जो सेकेंड फ्रैगमेंट है वो कहाँ पर लैंड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी आर प्लस आर विच इज 2r। सो करेक्ट आंसर विल बिकम थर्ड ऑप्शन विच इज 2r। ओके, सो इससे आपने उसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और ऑल द बोथ द पार्टिकल्स विल लैंड साइमल्टेनियसली ऑन द ग्राउंड। वो आप देख सकते हो काइनेमेटिक्स से भी, बिकॉज सेम हाइट से चलते हैं, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो और ये जो टाइम होता है फॉल करने का वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दोनों की इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल डिसाइड कि कितना कौन साइड कौन जाता है। सिंस इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स चलेगा। सो ये अगर r/2 है तो ये 3r/2 हो जाएगा, वहाँ से भी आप बोल सकते हो, तो 2r के बराबर आंसर आ जाएगा। So this was related to the conservation of linear momentum, or even though there is a force of gravity is acting, but that was 90 degree. So horizontal direction में आपने कंजर्व कराया। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इम्पैक्ट का एप्लीकेशन आ जाएगा डिटेल में। सो एग्जांपल को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इस पर लिख दिया डिटेल में। ये बोलता है ए एंड बी दो पार्टिकल्स है। सो वी हैव गॉट 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, दोनों के मासेस m दिए गए। सो दोनों के पास बराबर मास है m, और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इसको हम इसकी लेंथ को बढ़ा नहीं सकते हैं, इनएक्सटेंसिबल है, जो कि हम लोग जानते हैं आइडियलिस्टिक स्ट्रिंग है। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज ट्वाइस एल, और जिस समय ये लोकेटेड है तो ए की लोकेशन और बी की लोकेशन के बीच का जो गैप है वो एल दिया गया है। एंड दिस इज फ्रॉम द टॉप व्यू। सो टॉप से देखने का व्यू है, ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस दिस हैज बीन प्लेस्ड एंड द सरफेस इज स्मूथ, दैट मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन। सो ये क्वेश्चन में सब डिटेल में लिखे गए तो मेंशन किया जाएगा, और यहाँ पे मैं ओरली बता दे रहा हूँ। सो दिस इज अ टॉप व्यू प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एंड बोथ आर हैविंग अ सेम मास, स्ट्रिंग इज ट्वाइस एल लेंथ, और इस तरह से रखा गया है। Then after what you do, you give a velocity on this B particle and that velocity is u. So B particle आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन डिमांड्स कि जब स्ट्रिंग टॉट हो जाती है, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, उस समय A पॉइंट के पास कितना वेलोसिटी आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। सो यू कैन गिव ट्राई बाय पॉजिंग, और मैं सॉल्व करता हूँ। सो जब आप u को इस b पार्टिकल को वेलोसिटी आप प्रोवाइड करेंगे तो ये b पार्टिकल आगे चलना स्टार्ट कर देगा, और ये b पार्टिकल इस तरह से आगे चला जाएगा। तब तक ये स्ट्रिंग सिंस ये लूज है तो अपने आप को रीओरिएंट करेगी। स्ट्रिंग मासलेस होती है तो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। यहाँ पर जब b पहुँचेगा उस समय स्ट्रिंग a से ज्वाइन करने के बाद, लेट से कि इस समय ये जस्ट स्ट्रेट हुआ है, टाइट होने की कंडीशन में, टेंशन आने की कंडीशन में, तो जस्ट बिफोर दिस पॉइंट एंड जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट स्टोरी बदलेगी। जस्ट बिफोर कितना वेलोसिटी लेके चल रहा होगा, जस्ट बिफोर इसके पास वेलोसिटी यू रहा होगा, जस्ट आफ्टर कितना वेलोसिटी होगा वो अपने को पता करना चाहिए। तो यू हमने बना दिया जो कि जस्ट पहले की कहानी है। अब हम जस्ट बाद की बात करते हैं। तो अगर हम जस्ट आउटसाइड, लेट मी ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। सो लेट से ये अभी बी जब यहाँ पहुँचता है तो ऐसी सिचुएशन दिखती है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल भी बन जाएगा, जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये एंगल कितना है। लेट से एंगल थीटा है जस्ट बिफोर। व्हाट अबाउट जस्ट आफ्टर? सो अगर हम एक दूसरा फिगर बना देते हैं, लेट से ये पॉइंट ए है और बी इज इंडिकेटिंग समवेयर देयर। सो ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होगी, ये स्ट्रिंग होगी, इसकी लेंथ कितना होगा, 2l होगा, तो ये 2l लेंथ की हो गई। अब आपके पास जो वेलोसिटीज आएंगी, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट की वजह से अगर इसके पास कोई वेलोसिटी हम इधर एज्यूम करते हैं, लेट से ये वेलोसिटी का v1 कंपोनेंट है, तो दूसरा कंपोनेंट हम उसको परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कभी भी एज्यूम कर सकते हैं, सो दैट दे आर 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये v1 रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि इस पार्टिकल के पास भी v1 वेलोसिटी आएगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल पर क्या लगना होगा, इसके पास तो स्ट्रिंग का टेंशन आएगा, जिस तरफ टेंशन आएगा उसी तरफ ये चलेगा, तो ये v1 आएगा। सो आइडिया इसके अपने को v1 बताना है। ए पार्टिकल की वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, जब ये जर्क लगेगा या इम्पैक्ट लगेगा, इम्पल्स लगेगा, तो ये v1 आ जाएगा, और ये v2 है।
और अपने को ये भी पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है. सो दैट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज थीटा. सो दिस सिचुएशन इज जस्ट बिफोर द impact or impulse, you can call it, and this is the situation just after the impulse acting, right? So इसके बाद अपने को इक्वेशन लिखना होगा. आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने ए और बी को अपना एक सिस्टम कंसीडर किया तो ए और बी पर कोई भी फोर्स नहीं लगा होगा इन टोटालिटी along the string as well as perpendicular to string. So first we will decide our system. So let's say system is our system includes A and B together. So अगर हम A और B को एक साथ कंसिडर करेंगे तो हम बोलेंगे कोई हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. सो वी कैन हैव अ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फर्स्ट along the string. So along the string आपको इनिशियल मोमेंटम चाहिए, फाइनल मोमेंटम चाहिए, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर. इनिशियल का मतलब जस्ट बिफोर, आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर, फाइनल का मतलब जस्ट आफ्टर. अच्छा, जो जस्ट बिफोर था वो ये वेलोसिटी थी. इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अलॉन्ग द स्ट्रिंग, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. ये एंगल थीटा है. सो यू कैन फाइंड दिस इज गोइंग टू बी थीटा. सो दिस बिकम्स यू कॉस थीटा एंड दिस बिकम्स यू साइन थीटा. सो कैन यू फाइंड कि इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा जस्ट बिफोर मोमेंटम, इंटायर पार्ट ए बी को मिला करके. जस्ट बिफोर ए रेस पर था, केवल बी मूव कर रहा था, तो उसके पास एम मास था और यू कॉस थीटा से चल रहा था. किस डायरेक्शन में? स्ट्रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में. उसी को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू फाइनल. फाइनल में आप देखोगे कि ये भी नीचे की तरफ चल रहा है और ये भी नीचे की तरफ चल रहा है, तो दोनों का एडअप करना पड़ेगा. तो अपने पास आएगा एम प्लस एम, और आप अलग अलग लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो एम वी वन फॉर बी, एम वी वन फॉर ए. तो यहाँ से अपने को वी वन की वैल्यू पता चल जाएगी. हाउ मच द वी वन विल बिकम? यू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2. सो दैट इज द वेलोसिटी वी वन. नाउ अपने को ये निकालना है, यही अपने को वी वन निकालना था. बस अब थीटा पता चल जाए तो आंसर भी आ जाएगा. हाउ टू गेट थीटा? सो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से थीटा इजीली निकाल सकते हो. सो कॉस थीटा अपने को चाहिए. सो कैन वी से अगर ये 2l है और ये लेंथ l है, सो व्हाट अबाउट दिस लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर? सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 1 दैट इज 3, रूट 3l आ जाएगा. सो व्हाट द cos थीटा विल बिकम? cos थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेस विच इज रूट 3l डिवाइड बाई हाइपोटेनस विच इज 2l. सो व्हाट द वेलोसिटी v1 becomes? v1 is equal to you can place over here, so it becomes रूट 3. यहाँ से L और L कैंसल आउट हो गया, तो बेसिकली रूट 3/2 था, तो ये रूट 3/4 इंटू यू के बराबर हो जाएगी. तो इस तरह से V1 निकल आया. अगर हम चाहें तो V2 निकाल सकते हैं और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर V2 कैलकुलेट करना है, सो व्हाट द V2 इज गोइंग टू बी? कैन वी से कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इस डायरेक्शन में कर लो. इस डायरेक्शन में A पहले से 0 था, बाद में भी 0 होगा, तो केवल B का रहेगा. B की वजह से कितना आ जाएगा? यू कॉस थीटा आ जाएगा. सॉरी, उधर साइन थीटा है तो ये साइन थीटा आ जाएगा. सो V2 भी निकल आया. आपसे ये पूछ सकता है कि टेंशन का इम्पल्स बताइए. तो इम्पल्स ऑफ टेंशन, अगर आपको इम्पल्स निकालना है तो फिर अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. तो आप ए को पकड़ लीजिए. लेट से आपको केवल ए का BD बनाते हैं, तो ए पर जो टेंशन आएगा वो सडनली इस डायरेक्शन में आएगा, और उसके इम्पल्स को हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन टी डी टी, दैट्स इम्पल्स, और यू कैन कॉल इट एज अ जे. इसकी वैल्यू कितनी होगी? चेंज इन मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? mv1. इनिशियल कितना था? 0. सो कैन वी से ये mv1 होने वाली है. v1 आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो ये बन जाएगा रूट 3 बाई, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट 3/4 m इंटू यू. दैट विल बिकम द इम्पल्स ऑफ टेंशन. सो हम इम्पल्स ऑफ टेंशन ए पर भी निकाल सकते हैं, इम्पल्स ऑफ टेंशन बी पर एग्जैक्टली वही आएगा, कि एग्जैक्टली वही सेम टेंशन आएगा, बट इम्पल्सिव होगा. डायरेक्शन इम्पल्स की अलग अलग आएगी, मैग्नीट्यूड वही आएगा, और ए की वेलोसिटी भी निकल के आ रही है, बी की वेलोसिटी भी निकल के आ रही है आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट. सो ये डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमने जस्ट बिफोर सिचुएशन बनानी है, जस्ट आफ्टर के लिए फिगर बनाना है, और फिर सिस्टम को एज्यूम करना है. फिर देखना है कि क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. यस, लगा सकते हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे. नहीं लगा सकते तो इम्पल्स इक्वेशन लिखेंगे. इम्पल्स इक्वेशन होती है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और वहाँ से आंसर निकालेंगे.
फाइन। सो ये इसका एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स कोलिजन। सो कोलिजन को हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लूज सेंस में, इनफॉर्मल सेंस में। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो वो जो टकराने वाला प्रोसेस है उसी को कोलिजन कहते हैं। सो कोलिजन का जो मीनिंग होता है वो टकराना होता है। और अगर प्रॉपरली बोलना चाहें तो वी कैन से कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग स्ट्रांगली फॉर स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इवेंट इज नोन एज कोलिजन. So we can write is short when two objects interacts strongly for short period of time. So इन केस अगर कम समय के लिए, जब भी आप देखो कोई भी कोलिजन होगा, कोई भी टकराव आएगा तो वो कम समय के लिए होता है. सो टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल बट द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग विद इन, they are very very large forces. Basically they are impulse acting. One object applies impulse on the another object. You can have n number of observations. और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. एक बॉल को लो, ग्राउंड पर उसको अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो वो ग्राउंड के साथ कोलाइड करता है. दो बॉल्स को लो, आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कराओ तो वो भी कोलाइड करते हैं. तो जैसे अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से दो पार्टिकल्स हैं. हालांकि मैं इनको बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा दिखा दे रहा हूँ, बट यू थिंक कि दे आर जस्ट लाइक पार्टिकल्स. और ये इनको अपने वेलोसिटी दे दी. लेट्स से आपने इसको एक वेलोसिटी इधर दे दिया, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था, और इसको वेलोसिटी आपने इधर दे दिया, u2 वेलोसिटी से जा रहा था, और मे बी इस डायरेक्शन में दे दिया, किसी भी डायरेक्शन में देते हैं. सो लेट्स से ये m1 मास का पार्टिकल है, ये m2 मास का पार्टिकल है. ये सिचुएशन है बिफोर द कोलिजन. अच्छा, ये कोलाइड तभी करेंगे जब u1 फास्टर होगा और ज़्यादा होगा, u2 स्मॉलर होगा. तो वो कंडीशन आप देख सकते हो. अगर u2 बड़ा होगा तो डेफिनेट सी बात है ये आगे चला जाएगा, वो उसको चेस नहीं कर पाएगा और कोलाइड नहीं करेगा. सो कोलिजन की कंडीशन वैलिड है. इसका मतलब u1 की वैल्यू बड़ी है. कोलाइड करने के बाद इनकी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है. एक केस ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग जनरल केस की तरह बना देते हैं. लेट्स से ये जो है वो v1 से चलता है, ये v2 से चलता है. कुछ ऑब्वियस ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पर निकाल पाएंगे. जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पता किया कि u1 को बड़ा होना पड़ेगा u2 से अगर कोलिजन होना है तो. और यहाँ पर भी हम क्लेम कर सकते हैं कि v1 को छोटा होना पड़ेगा v2 से, क्योंकि अगर ये कोलाइड हुआ है तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती. ये जो पीछे वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती है, अदरवाइज ये फिर से कोलाइड कर जाएगा. और अगर ये पहले कोलिजन हो चुका है इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कम होगी एंड दिस विल हैव अ मोर वेलोसिटी. सो दिस सिचुएशन इज बेसिकली अलग अलग केसेस के हैं. तो ये बोलेंगे ये जस्ट बिफोर द कोलिजन है. हालांकि मैंने इनको दूर ड्रॉ किया है, तो अपने को क्या ड्रॉ करना होता है, जस्ट बिफोर केस एंड जस्ट आफ्टर केस. कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग एक आइडिया डेवलप करेंगे. अच्छा, ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा होगा. तो ड्यूरिंग द कोलिजन का प्रोसेस देखना चाहें तो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर मीटिंग टुगेदर और दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन. This happens for a small time duration, but yes, that is there. So that is during collision. And earlier two situation is just before and just after the collision. Now, during क्या होता है उसको थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं. जब ये ऑब्जेक्ट फास्टर जाएगा, इससे मीट करेगा, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को पुश करेगा, इस तरह से इम्पल्स लगाएगा, और उसके रिएक्शन के लिए फिर ये इधर से इम्पल्स लगाएगा. सो इसको हम जे लिख सकते हैं, इम्पल्स. एक दूसरे पर इम्पल्स लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, यू कैन से, तो उसको बोलेंगे कि इम्पल्सेस एक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. अगर दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो होगा क्या कि ये इसको पुश करना चाहेगा तो इसको डिफॉर्म करेगा. सो जितना भी टाइम लगता है कोलिजन के लिए, ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं या फिर कंप्रेस होते हैं तो डिफॉर्मेशंस आते हैं. फिर ये अपनी वेलोसिटीज को ट्रांसफ़र करेगा. जब इसकी वेलोसिटीज को ट्रांसफ़र करता है, स्लोली इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है. इसकी वेलोसिटी जब बढ़ने लगेगी तो फिर वो डिटैच होना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट दैट कम क्लोजर, देन कम टू द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, एक दूसरे को कंप्रेस करने के बाद, देन आफ्टर दे स्टार्ट सेपरेटिंग और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. सेपरेट होने के बाद ये सिनेरियो होता है, फिर ये आगे फास्टर चला जाता है, ये लैग करता रहता है, और इस तरह की कहानी अपने पास रेडी हो जाती है. सो जब कभी ऐसे सिचुएशंस आएंगी तो अपने पास कुछ इक्वेशंस या कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे. जैसे कि अगर स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है
तो हम M1 और M2 को अपना सिस्टम कंसीडर कर लेंगे। अगर आपने M1 और M2 को अपना सिस्टम कंसीडर किया है तो उसके लिए क्या लगा सकते हो, उसके लिए आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स की वैल्यू एक्स डायरेक्शन या जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया उस पर 0 है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलेगा इनिशियली इसको आप इनिशियल मान लीजिए, इसको फाइनल मान लीजिए, ड्यूरेशन को आप छोड़ दीजिए। आप ड्यूरेशन पे भी लगा सकते हो तब भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटीज रही होंगी। सो आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम विच इज गोइंग टू बी m1u1 प्लस m2u2। ना ये वेक्टर की तरह लिखना है, सिंस सभी को हमने पॉजिटिव लिया है इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर एरो अपोजिट होगा तो माइनस लेके आएंगे। सो m1u1 प्लस m2u2 दिस हैज टू बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो ये एक इक्वेशन अपने पास लीनियर मोमेंटम की रेडी रहेगी। कब? जब हमने m1 m2 को एक सिस्टम लिया है। सपोज कर लीजिए हमने केवल m1 को अपना सिस्टम लिया है, ओनली m1 इज अ माई सिस्टम, तो उसके लिए क्या इक्वेशन बना सकते हैं? क्या उसके लिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप m1 को वॉच करोगे तो ये ड्यूरिंग द कोलिजन में आप देखोगे कि जो m1 है उस पर m2 ने फोर्स लगाया तो और वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया, तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज थी उस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है, इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन 0 नहीं है। तो इस पर आप पाओगे कि फोर्स की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, तीनों कंडीशन में होना चाहिए कंटिन्यूअसली, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? जब फोर्स नॉन जीरो होता है तो अपने पास एक रिलेशन है कि हम इम्पल्स इक्वेशन लगाते हैं। इम्पल्स इक्वेशन का मतलब हुआ जे की वैल्यू इंटीग्रेशन एन डी टी लिख सकते हैं जो नॉर्मल फोर्स लगा होगा, या फिर चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, इसलिए आप चाहो तो इसको सिंपली जे लिख सकते हो। और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। अब ए के लिए जो फाइनल मोमेंटम है, कैन वी से दिस इज द फाइनल मोमेंटम, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वी विल राइट इट एज mv1 माइनस mu1, दिस इज द इम्पल्स एक्टेड ऑन द फर्स्ट बॉल। सिमिलरली अगर आपने m2 को अपना सिस्टम बनाया तब भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करा पाएंगे और इम्पल्स इक्वेशन जरूर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉल। तो जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसका मोमेंटम हम फाइनली और इनिशियली लिखेंगे। जब कभी आप मोमेंटम्स को लिखेंगे तो आप डायरेक्शन का जरूर याद रखिए, क्योंकि उनके साइन के अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। So this is linear moment. Either you will have opportunity to apply linear momentum conservation, or otherwise you need to write the impulse equation. तो एक तो ये अपना स्टोरी चलेगा। इसके बाद अब सपोज करो कि ये अपने पास सिचुएशन दी गई है, तो साइंस पढ़ने का मीनिंग ही यही होता है कि अगर आपको कुछ इनिशियल सिचुएशन दी जाए तो फाइनली क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है, उसको हमको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए साइंटिफिकली। दैट मीन्स वी मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस v1 v2। So this u1 u2 will be given to you, v1 v2 we are supposed to find out। अभी तक अपने पास जो मिल रहा है वो एक ही इक्वेशन मिल रही है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, और ये इक्वेशन में अगर आप इसको काउंट करते हो तो अपने लिए एक अननोन जे भी आ जाता है, तो एक नया अननोन आ जाएगा। तो बेसिकली अपने को एक और रिलेशन की ज़रूरत होती है, तो उस रिलेशन को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से पता करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बताने से पहले कुछ और बात यहाँ पे कर लेते हैं। जब ये दो ऑब्जेक्ट्स मीट करती हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, तो नो मैटर कैसे ऑब्जेक्ट्स हों उनका एक कॉमन टेंजेंट ज़रूर बनेगा। जहाँ पर वो मीट करेंगे सो देयर विल बी अ टेंजेंट दैट विल बी कॉमन टू दैट सरफेस, जिस सरफेस पर इनका इंटरेक्शन चल रहा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, सो दैट इज कॉमन टेंजेंट। ओके, नाउ जिस इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमने कोई लाइन को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉमन नॉर्मल। सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज कॉमन नॉर्मल, दैट्स लैंग्वेज। सो कॉमन टेंजेंट हमको ड्रॉ करना आता है, वेयर एवर दैट सर्फेसेस आर टचिंग वी कैन ड्रॉ अ लाइन और प्लेन यू कैन से, सो दैट लाइन इज गोइंग टू बी नोन एज कॉमन टेंजेंट, एंड उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो कॉमन नॉर्मल होगा। ये जो कॉमन नॉर्मल होता है इसको एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब हुआ इस लाइन के अलॉन्ग इम्पैक्ट लगा है। दैट मीन्स सेकेंड बॉडी को इसी लाइन के अलॉन्ग पुश किया गया, फर्स्ट बॉडी को इसी लाइन के अलॉन्ग पुश किया गया। तो जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्सेस और इम्पल्सेस लगते हैं
उसको हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब कभी कोलिजन होगा, सो वी विल बी लुकिंग फॉर व्हाट इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, एंड उसके बेसिस पर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इम्पल्स और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट करेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम स्मॉल ई से लिखते हैं, और इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि कोलिजन में जब भी कभी कोलिजन होगा तो पहले दो ऑब्जेक्ट पास में आते हैं, फिर दो ऑब्जेक्ट सेपरेट होते हैं। तो जो पास में आ रहे होते हैं उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे, जब दूर जा रहे होंगे तो उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहेंगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, velocity of approach. So whenever there is a collision, we will be looking for what is the velocity of separation and then what is the velocity of approach. कई बार ऐसा केस हो सकता है कि जो वेलोसिटीज हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ना हो, तो इसलिए इसको कंप्लीट डेफिनेशन ऐसा हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे तो अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालेंगे, और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकालेंगे वो भी अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होनी चाहिए। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है वो अभी आपने देखा, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को समझ लेंगे, एक बार इसको समझ में आ गया तो ई की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, और ई का एक्सप्रेशन लिखना हमको पता चल जाएगा। और ई की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऐसा लिखेंगे जिससे उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आए, अप्रोच ऐसा लिखेंगे जिससे उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आए। इसका ऊपर भी पॉजिटिव लिखने का, नीचे भी पॉजिटिव लिखने का। नाउ लेट्स कम टू दिस फिगर, जो हम लोगों ने फिगर स्टार्ट की थी कोलिजन को लेकर के। इस फिगर में आप देखोगे कि कोलिजन से ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो दिया गया है। तो इस बिफोर कोलिजन के केस में आप पाओगे कि पहले ये U1 बड़ा दिया गया है, तो U1 फास्टर इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा क्योंकि ये फास्टर आगे जा रहा होगा, तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप वॉच कर लो तो ये किस वेलोसिटी से आ रहा होगा वो अपने को पता चल जाएगा। सो इसके रिस्पेक्ट में कैन वी से कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा आपको पास आता हुआ नजर आएगा, किस वेलोसिटी से, U1 माइनस U2 से नजर आएगा। ओके, सो इसमें U1 माइनस U2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी। सेपरेशन के लिए एग्जैक्टली आप ऐसा कर सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में आप दूसरे को देख लो, वो दूसरा कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहा है। सो इसकी वेलोसिटी को आप रिवर्स करके दोगे तो इधर आएगा, अपोजिट चला जाएगा, तो ये V2 माइनस V1 से दूर जा रहा होगा। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमको नजर आ रही है, that velocity of approach is U1 minus U2. And what about velocity of separation? Velocity of separation is V2 minus V1. Now U1 बड़ा है, U2 छोटा है, इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा। आपने ये भी देखा था V2 इज लार्जर, V1 इज स्मॉलर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो E की वैल्यू अपने लिए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर यहाँ पे वैल्यूज को रखोगे तो ये बनेगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। सो ये एक्सप्रेशन लिखना अपने को आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। सो ये इनिशियल वेलोसिटीज आपको गिवन होंगी, फाइनल वेलोसिटीज आपको पूछा जाएगा तो आप पहले वेलोसिटीज को एज्यूम करो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग उसका लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लिखो। तो एक लीनियर मोमेंटम इक्वेशन आपको मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपको ई से मिल जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। अब अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, V1 V2 निकल के आ जाएगा। दो अननोन का मतलब V1 और V2 अननोन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बताया जाएगा कि ये इम्पैक्ट कैसा है या फिर ये जो कोलिजन हुआ है वो किस टाइप का है, उसके बेसिस पे ई की वैल्यू आपको नोन हो जाएगी और V1 V2 कैलकुलेट हो जाएंगे। फाइन, सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और उसकी डेफिनेशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है नॉर्मली। सो उसके बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज भी करते हैं कोलिजन्स को। तो कैटेगराइज करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कैटेगराइज करेंगे। सो एग्जाम्पल इज कि अपने पास एक M1 पार्टिकल दिया गया है, अपने को एक M2 पार्टिकल दिया गया है, M2 आपको रेस्ट पे बताया गया है, और M1 के पास जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है,
मासेस आपको दिए गए 2 और 4 kg है, और आपसे पूछता है कि m1 पार्टिकल की वेलोसिटी आपको बतानी है आफ्टर द कोलिजन, और ई की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो ये जो केस दिया गया वो बिफोर द कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन कैसा आएगा, जस्ट आफ्टर, उसके लिए आप एक इस तरह से फिगर बना लेंगे। सो ये m1 के पास कितना वेलोसिटी होगा, एज्यूम कर लीजिए v1 है। m2 के पास कितना वेलोसिटी है, एज्यूम कर लीजिए v2 है। अपने को v1 कैलकुलेट करना है, ये आइडिया क्लियर हो गया। सो इधर बिफोर द कोलिजन है, जस्ट बिफोर, एंड दिस इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसको आप चाहें तो u1 एज्यूम कर सकते हैं, और u2 की वैल्यू कितनी आएगी, u2 की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि वो रेस्ट पर है। सो अपने पास दो इक्वेशन आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड योर सिस्टम, एंड सिस्टम हैज़ टू बी डिसाइडेड एज m1 एंड m2 टुगेदर। सो ड्यूरिंग द कोलिजन बिफोर एंड आफ्टर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा, वो बोलेगा स्मूथ सरफेस पर है। सो पॉइंट इसकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आपको लगानी है। जब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 जो कि 0 हो जाएगा। ये आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। m1 की जगह 2 रखेंगे, u1 की जगह 6 रख सकते हो, तो ये आएगा 2v1 प्लस 4v2। सो पॉइंट इज अपने को मिलेगा v1 प्लस 2v2, दिस इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल आउट कर दिया गया तो 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है जो अपने लिए रेडी हो गई है। ओके, इसके बाद अपने को अब ई लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नाउ ई की वैल्यू अपने को हाफ गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा, तो सेपरेशन आता है आफ्टर द कोलिजन, और ये आगे जा रहा है तो v2 माइनस v1 विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच कितना होगा, अप्रोच में ये तो रेस्ट पर है, यही इसको पास आने की कोशिश कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से पास आ रहा है, u1 से। u1 की वैल्यू आपको 6 दी गई है, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा v2 माइनस v1 विच इज कमिंग एज इक्वल टू, u1 को 6 रखेंगे, 6/2 दैट इज 3, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को यूज करके हम v1 और v2 दोनों निकाल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, v2 आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, v1 आ जाएगा। और अपने से क्या पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ m1, दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड ऑन v1। सो व्हाट इज द v1, v1 इज 0, सो दैट्स योर आंसर। दैट मीन्स यू कैन से कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पर आ जाएगा आफ्टर द कोलिजन, और सेकेंड पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बिकम 3 मीटर पर सेकेंड। सो पॉइंट इज कि अपने को एक लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लगानी है, और दूसरा ई की वैल्यू लगानी है। ई की वैल्यू के लिए अपने को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना आना चाहिए, और उसके लिए हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन होती है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर द कोलिजन होती है। अपने को क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, और उसके मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव करके रख लेना होता है, राइट। इसी ई की कैलकुलेशन को थोड़ा सा और कंफर्टेबल करने के लिए मैं आपको कपल ऑफ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, तो ई की वैल्यू लिखना अपने को आ जाएगी। सो ई कैलकुलेशन के लिए 4 एग्जांपल्स मैंने बनाए। ये बिफोर द कोलिजन की स्टोरीज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आफ्टर कोलिजन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आफ्टर कोलिजन वाला ये सिनेरियो है, तो फर्स्ट केस ये है बिफोर एंड आफ्टर, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ उसके नीचे है। तो अपने को सबके लिए ई वैल्यू लिखनी है। आप 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो, ई वैल्यू लिखो और इसके बाद चेक करो। मैं यहाँ पे लिखता है ई वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे देखना होगा, v2 को बड़ा होना चाहिए, v1 उसको चेस करेगा, तो सेपरेशन किससे हो रहा है, सेपरेशन v2 कॉज कर रहा होगा, तो ये आएगा v2 माइनस v1, ओके, डिवाइडेड बाई अप्रोच के लिए देखना होगा यू उसको u1 और u2 दोनों मिलकर के एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप रिलेटिव निकालो तो u1 प्लस u2 आ जाएगा। तो ये u1 प्लस u2 विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच केस में हम u1 प्लस u2 लिखने वाले हैं, और सेपरेशन केस में v2 माइनस v1 लिखने वाले हैं। समझ में आया? कैसे समझ सकते हो इसको, अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्वर को लगाया तो ये अपनी वेलोसिटी रिवर्ट करके इसको देगा, तो ये ऑब्जर्वर से किस वेलोसिटी से दूर जा रहा होगा, v2 माइनस v1 से जा रहा होगा, तो ये सेपरेशन की बात हो जा रही है। और अप्रोच के केस में देखना होता है कि किसी एक के पास आप उसको अपने ऑब्जर्वर को स्टैंड करा दो, फिर देखो कितना टोटल वेलोसिटी से आपके पास आ रहा है, तो u1 भी उसके रिवर्स करके मिलेगा, तो आपको u1 प्लस u2 से आता हुआ नजर आएगा। तो अप्रोच में पास आना चाहिए, सेपरेशन में दूर जाना चाहिए, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली इस केस की लगाओगे
तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसकी तरफ, इसको अगर आपने ऑब्जर्वर बनाया तो ये वेलोसिटी रिटर्न करके मिलेगी इसको रिवर्स में, तो ये v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर के सेपरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। सो आप बोलोगे ये v1 प्लस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए फिर u1 को बड़ा होना पड़ेगा, और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इधर वेलोसिटी आएगी u1 माइनस u2, और उसको फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए जो अपने पास आंसर बनेगा दिस डिवाइड बाय u1 माइनस u2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन डिवाइड बाय अप्रोच आपको लगाना है। सिमिलरली कैन यू चेक फॉर द थर्ड के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी v1 माइनस v2 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी u2 माइनस u1। एंड फाइनली फॉर द लास्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों सेपरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए v1 प्लस v2, और यू कैन यूज द रिलेटिव मेथड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसा होगा, दोनों हेल्प कर रहे हैं अप्रोच में, तो u1 प्लस u2। सो आप देखोगे ई की डेफिनेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके वेक्टर्स कैसे बनाए गए हैं। इनिशियल वेक्टर्स तो आपको पता होंगे, फाइनल आपको एज्यूम करने होंगे। तो फाइनल आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो, इस तरह से एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से आपने एज्यूम कर लिया उसके अकॉर्डिंग फिर साइन को हमने ख्याल रखने का। तो ई की वैल्यू प्रॉपर होगी, इसके बाद आपका आंसर भी प्रॉपर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन ऑल केसेस। So with this you should be able to use this linear momentum conservation and coefficient of restitution in case of the questions with where there is a collision taking place, right? So इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने कोलिजन के बारे में जाना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर इम्पल्स इक्वेशन कब लिखनी है उसके बारे में जाना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में जाना, टाइप ऑफ कोलिजन्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।